लास्ट वाले वीडियो से आगे आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकाली थी और उसकी वेलोसिटी निकाली थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के बारे में। सबसे पहले कुल ऊर्जा को समझते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हो कि नाभिक, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में अगर हम चार्ज की बात करें तो प्लस का जेडी, और बोहर के अनुसार कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, परिक्रमा करेगा। घूमते समय उसकी वेलोसिटी vn होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास हमने कंसीडर कर लिया m के बराबर। रेडियस rn से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा से मतलब क्या है, यहाँ पर बात करेंगे हम उसकी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, जो दो ऊर्जाओं से मिलकर बनी है। पहली ऊर्जा को अगर कहें तो वो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी या उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। एक ऊर्जा ये होगी, और दूसरी कौन सी ऊर्जा होगी इसके अंदर? दूसरी होगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लगातार v वेलोसिटी से इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो उसके कारण इसके काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम दिखाएंगे k से, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो आप रिप्रेजेंट करेंगे u से। बहुत ज़रूरी है कि आपको k और u दोनों के मानों का पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बेस पर ही आप जब टोटल मान निकालोगे तो कुल मान इन दोनों को जोड़ने में ही निकलेगा, ठीक है। तो एक एक करके पहले हम इसकी गतिज ऊर्जा निकालते हैं, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। उसके बाद हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर उन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। तो आप इसमें लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का जो सिंपल फॉर्मूला आप सभी जानते हो, हम लोग यूज़ करते हैं कि इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। हाफ mv² प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिर्फ अंतर यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर v की जगह पर vn ले लेंगे। n क्यों लिया गया है? n लिया गया है, n आपकी क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पिछले वाले क्लासों में मैंने आपको बताया कि जो क्लासेस हैं, क्वांटम संख्या सबकी अलग अलग होंगी, k, l, m, n, ठीक है। और उनमें जो भी इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं, तो k के लिए n का मान 1 रखोगे, L के लिए n का मान 2 रखोगे, M के लिए n का मान 3 रखेंगे। तो अलग अलग क्वांटम संख्याओं में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उन सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जब पहली कक्षा की हम बात करेंगे तो उसमें वेलोसिटी v1 से दिखाओगे, दूसरी कक्षा की वेलोसिटी अगर दिखानी तो v2 से दिखाएंगे, तीसरी में जाओगे तो v3 होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे Rn को भी दिखाया गया है। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? nवीं कक्षा की त्रिज्या। तो nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है, पहली वाली कक्षा की अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं बोहर त्रिज्या, और इसका मान भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। R1 का मान 0.59 एंगस्ट्रॉम आया था। ये पहली वाली क्वांटम संख्या की रेडियस निकाल चुके हैं, ठीक है। इसी के तरह से आज जिन्होंने पिछली क्लासों को नहीं देखा वो वीडियोस में देख लें, वहाँ सारा मैटर मिल जाएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि v के बारे में, तो मैंने जैसे बताया v की जगह पर हम लोग यूज़ करेंगे vn। समझ में आ गया n क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पर और भी अच्छा रहेगा k की जगह kn कर दो। क्यों? क्योंकि nवीं कक्षा की ऊर्जा अलग होगी, पहली के लिए दूसरी, पहले के लिए अलग होगी, दूसरे के लिए अलग होगी, तीसरे के लिए अलग होगी। तो वहाँ पर n का मान रख के आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया? vn लिख दिया। थोड़ी सी थ्योरी और लिख दिया करिए। थ्योरी का मतलब कि जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा लिखने से पहले अच्छा रहेगा आप यहाँ पे लिख देंगे कि हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, उसकी चाल vn तथा उसकी वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या कितनी है? Rn। तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा k इक्वल्स टू 1/2 हाफ mvn²। बहुत सरल होता है। आप लोग सोचते दिक्कत होती है, दिक्कत नहीं होती है। जो आप यहाँ पर दिखा रहे हो बस उसको अपने शब्दों में लिखना होता है, रटना नहीं होता कि साहब m ही आएगा v आएगा, वो तो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा लिखते चले जाओ, ठीक है। अब वो बात आती है कि इसका मान कैसे निकलेगा। इस वैल्यू को हमें निकालना है z के पदों में, जहाँ z भी दिखाई दे। तो उसके लिए यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे अवकेंद्र बल का। अवकेंद्र बल कहाँ से आया भाई?
अवकेंद्र बल, जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था कि उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसकी दिशा उस वृत्त के केंद्र की ओर होती है, और उस बल को हम कहते हैं अवकेंद्र बल। मान किसके बराबर होता है, ये मान बराबर होता है mv²/r। सिंपल फॉर्मूला, m उसका द्रव्यमान, v वेलोसिटी और r उसकी त्रिज्या। यहाँ पर क्योंकि बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो m उसका द्रव्यमान आ गया, v आ जाएगा vn, और r की जगह पे लिख दोगे r। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके बीच में लगने वाले, अब इस बल को बैलेंस कौन करेगा भाई, एक ही बल थोड़ी ना, और कौन सा बल एक्टिवेट है, क्योंकि इसमें चार्ज है, इस चार्ज को मान लो Q1, इस पे चार्ज भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है Q2, इस पे मान कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, E के बराबर। ठीक है, तो इनके बीच में बल कौन सा लगेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों के बीच में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, कूलाम का नहीं, वैद्युत आकर्षण बल कितना लगेगा। तो यहाँ पर अब आप वैद्युत आकर्षण बल का फॉर्मूला लिखने जा रहे हो, तो वैद्युत आकर्षण बल। अब इसमें वही चीज़ की एक लाइन आपको ऊपर लिखनी पड़ेगी, क्या लिखोगे कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल, ब्रैकेट में लिख देना, कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, वहाँ पर आता है 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 आपका क्या हो गया ZE, Q2 क्या हो गया E, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ZE का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? दूर दोनों के बीच की दूरी फिर से दे रखी है RN का स्क्वायर। ये आ गई आपकी दोनों इक्वेशन। ये दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, क्या करते हैं दोनों को उठाकर एक दूसरे के बराबर करते हैं। ठीक है, बराबर करेंगे। तो यहाँ पर आप अब एक लाइन लिखेंगे कि अवकेंद्र बल बराबर किसके, वैद्युत आकर्षण बल के। ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, लिख लीजिएगा। उसके बाद में अब आप इक्वेशन लिखेंगे कि mvn²/rn। ठीक है, और यहाँ पर एज इट इज 1/4πε0 साथ में ZE²/rn। यहाँ से हमें केवल मान चाहिए किसका, देखिए फोकस करिए के पर। ये हम काम क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए mvn² की। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिखाई दे रही है ये mvn² का मान चाहिए, सिर्फ ये rn एक्स्ट्रा आ रहा है। तो rn को काटा जा सकता है इधर से, एक rn कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, k का मान क्या बचेगा देखें। अब यहाँ से आगे देखें तो यहाँ पर आपके पास में आया mv² का मान, इसका हम डायरेक्ट मान kn में लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं kn बराबर, देखिए 1/2 वहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब पूरा मान जो mv² का यहाँ पर आया उसको हम सेपरेट करके लिख रहे हैं 1/4πε0। ठीक है, ZE²/rn। इस 2 को मैं इसके साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें मत करना। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 1/4πε0 और ZE²/2rn। इसको आप इक्वेशन नंबर पहले ही हम दे चुके हैं, इसको 2 लिख के छोड़ दिए। ठीक है, अभी आधा काम हुआ है, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद अब अपना अगला टारगेट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का मान निकालना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता कि अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दिखाते हैं U से। ठीक है, किससे दिखाते हैं, कैपिटल U से दिखाते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन कि 2 आवेश हों। ठीक है, 2 आवेशों को पास लाने या उनको दूर ले जाने जो किया गया कार्य होता है वही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना। अब दोनों आवेश किस प्रकृति के हैं, अगर पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है या अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में उनको लाने में कैसा कार्य होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। खैर, कुल मिला के यहाँ पर आपको केवल यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करना है, और उस फॉर्मूले को अगर आप बताएं तो U = 1/4πε0 Q1 Q2/r, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस के अकॉर्डिंग अगर देखें हमारी जो कंडीशन है इसमें क्या है, Q1 की जगह पे क्या लिया गया, ZE लिया गया। तो Q1 की जगह क्या लगोगे, ZE। Q2 की जगह क्या लिखोगे, E।
नाभिक के ऊपर आवेश आ गया, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका आवेश आ गया, तो इन दोनों की जगह पर वो लिख देंगे समझ में आ रहा है सभी के। हमने क्या किया, Q1 की जगह पर E और Q2 की जगह पर जब E रखोगे तो E का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो रेडियस दे रखी है इसको बहुत अच्छा रहेगा, वही Rn एक जैसा कर लो। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। लेकिन इसमें एक कमी है, क्या कमी है, इसका मान कैसा मिलेगा, नेगेटिव माइनस। पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होगी तब ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो U का मान ये आपको मिला नेगेटिव। अब हमारा मूल टारगेट क्या था, मेन उद्देश्य था कि हमें दोनों एनर्जी जोड़नी थी, कुल ऊर्जा। क्या इनको जोड़ा जा सकता है, 1/4πε0, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। Z² वहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी है, यहाँ पे 2/Rn है। कुल मिला के ये कि ये अब एक सिमिलरिटी में आ गए। एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि सर mv² को क्यों नहीं जोड़ा जा सकता। mv² को इसके साथ जोड़ा जा सकता है, लिख सकते हो, लेकिन ये दोनों बिल्कुल हमें एक जैसे रूप में बना ले तो अच्छा है। तो वही पैटर्न यहाँ पर देखा गया। तो कुल ऊर्जा अब आपको निकालनी है, तो टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, और कुल ऊर्जा के लिए अब हम इसको दिखा रहे हैं कैपिटल En से, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू बराबर होगी किसकी होगी, Kn प्लस U के बराबर। Kn का मान गिवन है, Un का मान गिवन है, इन दोनों मानों को प्लेस करेंगे। Kn की वैल्यू प्लेस करिए तो 1/4πε0 और क्या है Z² बोलते जाए करो 2Rn, बोल के सीखोगे तो ज़्यादा समझ में आता है। और जैसे मैं अपनी क्लासों में कहता भी रहता हूँ कि फिजिक्स पढ़ते समय हमें बिल्कुल इनोसेंट माइंड चाहिए, बिल्कुल एक निर्दोष दिमाग, जैसे एक बच्चे के पास होता है। कैसा कि जब वो सीख रहा होता तो उसके दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं चल रही है, वो कोई दूसरी बात नहीं सीख रहा है, उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बाहर से कौन सी आवाज़ आई, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। टोटल प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द क्लास। इसमें जो भी स्टेप मैं लिख रहा हूँ वो आपको पहले सीख लेने, आपके दिमाग में पहले चमकने लगें। जैसे चमक होती है ना, वैसे ही आपकी जो इंटेलिजेंस है वो भी चमक से ही होती है। अब किसके, ये बात अलग है किसकी देर में कितनी चमक कब पैदा होती है। खैर चलो वापस आओ। तो यहाँ पर ये हो गया आपका K का मान, U का मान आप प्लेस करेंगे तो माइनस का 1/4πε0 Z² अपॉन में क्या Rn, ठीक है। अब क्या करना है, आप कॉमन ले सकते हो। yes. क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 1/4πε0 Z² कॉमन आ जाएगा और Rn कॉमन आएगा, क्या बचेगा, तो हम उसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। पहले जो जो कॉमन है उसे बाहर रखो, 1/4πε0 Z² अपॉन में Rn, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/2 - 1। दिमाग में आ रहा है। अगले स्टेप में अब क्या होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। और एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा, इसके नीचे 1 मान। यस सर। तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, En 1/4πε0 Z² अपॉन Rn -1/2। और ये वाला जो हाइड्रोजन एटम का टॉपिक है, ये अगर आप केमिस्ट्री भी करते हो, मास्टर इन साइंस करते हो, तो वहाँ भी आपकी हेल्प करेगा। 1 - 2 और 1 - 2 करोगे तो कितनी वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, तो माइनस का 1 बचेगा 4πε0, ठीक है ना। माइनस प्लस का 1 माइनस का 2 क्या बचेगा, माइनस का 1, साथ में Z² अपॉन 2Rn अपॉन 2Rn, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बारे में यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह खत्म हो रही है। तो En फाइनली हमारे पास में ये आया 1/4πε0 Z² अपॉन 2Rn। इट इज़ द वैल्यू ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। nवीं कक्षा में इतनी ऊर्जा होगी। अब ध्यान दीजिए, Rn का जो मान लिखाया था हमने, ठीक है, उस Rn के मान को यहाँ पर प्लेस करना है, तब E का मान क्या प्राप्त होता है देखते हैं। अब आगे के स्टेप में हम लोग देखते हैं कि Rn की वैल्यू हमें उसमें प्लेस करनी है। Rn की वैल्यू जो ε0 n² h² अपॉन पाई m z के बराबर है, इस मान को हम लगाएंगे En में, ठीक है। और En का जो मान हमको मिला है वो मिला है 1/4πε0 और
जेड ई स्क्वायर अपॉन 2rn। जरा देखो ध्यान से, ये पूरा rn का मान आप यहाँ पर प्लेस करोगे, ठीक है, और इस मान को रखने पर ये वाली वैल्यू नीचे आएगी और इस वाली वैल्यू जो नीचे आएगी उसको कहाँ ले जाए, ऊपर, ठीक है। तो उसी काम को यहाँ पर कर रहे हैं। तो 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में, और जितना भी अपॉन का मैटर था वो सब कहाँ गया आपका, ऊपर, यानी पाई एम जेड ई स्क्वायर। यहाँ पे दो चीज़ें आप ध्यान से समझ लीजिए, एक तो ये जेड और ये जेड, ये दोनों जेड स्क्वायर बना देंगे, नीचे ये एन स्क्वायर, इनको छोड़कर बाकी सभी जो भी चीज़ें बच रही हैं उन सबको हम रेडवर कांस्टेंट में ले जाते हैं, और रेडवर कांस्टेंट में ले जाकर हम उसको दिखाते हैं -r से, ठीक है। और h को छोड़िए, c को छोड़िए, बाकी साथ में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, केवल भाई ये चीज़ अब आपको लेके चलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास में आ गई माइनस का RHC जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये रेडवर कांस्टेंट, h आपका प्लांक कांस्टेंट, c आपका प्रकाश की चाल। तो ये समीकरण आपको प्राप्त होती है, और यहाँ पर इस समीकरण को हम नंबर देते हैं 3 तक वहाँ हो गया था, इसको देते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, nवीं कक्षा के लिए ऊर्जा पूछी जाएगी तो n बराबर 1 प्लेस करोगे, z बराबर हाइड्रोजन एटम के लिए z बराबर 1 मान रखेंगे। इसी तरीके से हम क्लास 2 के लिए निकाल सकते हैं, क्लास 3 के लिए निकाल सकते हैं, क्लास 4 के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसे। फोकस करते हैं उसी फाइनल फॉर्मूले पे जो आपको मिला है, यानी Qn इक्वल्स टू माइनस का RHC जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि किसी भी फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है, थोड़ा सा बेटा और, ठीक है। ये फॉर्मूला माइनस का RHC जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि ये ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बहुत ही ज़रूरी रहेगा कि आप इसका मात्रक क्या लिखते हो। तो यहाँ पर जो इसका मात्रक आपको मिलेगा वो मिलेगा जूल, और इसका डायमेंशन यानी विमीय समीकरण अगर आप देखें तो वो होगा mL2T-। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऊर्जा ये nवीं कक्षा की है तो क्या इसका मान अलग होगा, ऐसा नहीं हो, ठीक है। मान और मात्रक, ठीक है, सेम रहते हैं चाहे ऊर्जा कोई भी हो। ऊर्जा का दूसरा मात्रक भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने के लिए यहाँ पर इस पूरे मान की वैल्यू आपको प्लेस करनी पड़ेगी, यानी जूल से जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला जाता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे मान को आप जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर एक सीधा सीधा मान आपको मिलता है जो आप अच्छे से याद भी रख सकते हैं, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको सभी लोग अपने पास नोट कर लें और दिमाग में स्टोर कर लें, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो आपको किसी भी nवीं कक्षा में कितनी एनर्जी होगी उसकी वैल्यू दे सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आप जरा ये भी देखेंगे कि अगर आप बात करते हैं n बराबर 1 के लिए यानी पहली कक्षा में, और z बराबर 1 यानी हाइड्रोजन एटम की पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी है, तो यहाँ से सीधा सीधा मान आपको मिलेगा E1 बराबर माइनस का 13.6 रखेंगे, ठीक है। और इसके साथ में ही z की जगह भी आप 1 प्लेस करेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन n की जगह भी 1 प्लेस करेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मान आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आपको पहला मान मिला n बराबर 1 पहली कक्षा के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक इसी तरह से अगर दूसरी कक्षा का मान निकालना है तो n बराबर 2 z बराबर 1 ही रहेगा। E2 दूसरी कक्षा की ऊर्जा आप निकाल रहे हो तो 13.6 z का मान क्योंकि हाइड्रोजन एटम इसलिए 1 ही रखेंगे, और 1 n की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, समझ में आया। n स्क्वायर है तो यहाँ पर n बराबर जब 2 लिया तो 2 का स्क्वायर करो तो 4 आया, 4 का आप इसमें भाग लगाइए तो 4 3 12 कितना आएगा 3.4 4 16 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली कक्षा की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा की माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, E1 ज़्यादा है कि E2?
E2 का मान ज़्यादा है, माइनस में वैल्यू है, ये वैल्यू से कम है। ठीक है, इसी तरह से आप अगली कक्षा की एनर्जी भी पता कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन E2 कक्षा से E1 में जाएगा या E1 से E2 में आएगा, तब जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो आपका अवशोषण होगा और उत्सर्जन होगा। तो वो किस किस तरह से अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। और उससे पहले इसमें जितना भी डिफरेंस निकलेगा, ठीक है, ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वही प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के रूप में एमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।